हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज मेवर से आज पुनः आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरा पहले टॉपिक चल रहा था डॉक्टर अगस्त कामटे के बारे में, वो थिंकर्स उनका पूरा मैंने समझा दिया है। अब मैं आज आपको दुर्खीम के बारे में बताऊंगी। जो इमाइल दुर्खीम है हमारे, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। उनका थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में आपको मैं बताऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो अगस्त कामटे के बारे में, जो मैंने बताया था, उनका प्रत्यक्षवाद, उनकी विशेषताएं, आधारभूत मान्यताएं, उनका विभाजन जो भी था, वो अगर आपने ना देखा हो तो उसे जरूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें और कोई कमेंट भी दें। फीडबैक आप लोग कोई भी नहीं देते हैं, कृपया उसे आप देखा करें, पढ़ा करें, सुना करें और समझा करें। ठीक है, तो आज मैं आपको इमाइल दुर्खीम के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, ओके, स्टार्ट। विषयाश्रित विज्ञान संबंधी विचारधारा के जनक, जो हमारी विषयाश्रित विज्ञान संबंधी विचारधारा के जनक इमाइल दुर्खीम का जन्म एपिनल नामक स्थान पर 1858 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एपिनल नामक स्थान है। कब हुआ था? 1858 ईस्वी में हुआ था। इनके परिवार का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? यहूदियों की पुरोहिताई करना। क्या था? यहूदियों की पुरोहिताई करना। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन्हें हिब्रू धर्म तथा हिब्रू भाषा से प्रारंभ से ही विशेष एवं स्वाभाविक लगाव रहा। कौन सी भाषा? हिब्रू भाषा। हिब्रू धर्म और हिब्रू भाषा, इन दोनों से इन्हें विशेष लगाव रहा। प्रारंभ से ही इन्हें विशेष इसके बारे में स्वाभाविक लगाव था। इमाइल दुर्खीम को बचपन से ही धर्म एवं नैतिकता की उच्च शिक्षा मिलने से इनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली रहा। जो इमाइल दुर्खीम है हमारे, इन्हें शॉर्ट में दुर्खीम के नाम से जानते हैं। इन्हें बचपन से ही धर्म और नैतिकता की उच्च शिक्षा मिलने से इनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली रहा। ये इनका थोड़ा सा जीवन परिचय मैं बता रही हूँ कि दुर्खीम की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पेरिस में। पेरिस में, जो बच्चे ना जानते हो स्टूडेंट्स देखने, पेरिस में हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा। इसके पश्चात इन्होंने कुछ अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी अध्ययन किया। पेरिस के अलावा जो अन्य शिक्षण संस्थान थे वहाँ पर भी इन्होंने अपना अध्ययन किया। 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में इन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया। कब किया? 1882 ईस्वी में इन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया। कुछ समय के बाद अध्यापन कार्य से वहाँ से अवकाश लेकर, छुट्टियां लेकर जर्मनी में इन्होंने, फिर ये पेरिस से कहाँ चले गए? जर्मनी में। जर्मनी में इन्होंने क्या किया? यहाँ से अवकाश लेकर जर्मनी में इन्होंने अर्थशास्त्र, देखिए मैंने लिखा है अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, ठीक है, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, ये सब व्यापक अध्ययन इन्होंने किया। बहुत विशाल रूप में इन्होंने इसका अध्ययन किया। जर्मन विचारधारा को समझने का प्रयास भी किया। जो जर्मनी लोगों की विचारधारा थी उनके बारे में इन्हें समझने का इन्होंने प्रयास भी किया। अध्ययन समाप्त करने के पश्चात, जब इनका पढ़ाई का अध्ययन समाप्त हो गया, उसके पश्चात आप बोर्डियक्स विश्वविद्यालय का नाम है बोर्डियक्स, मैंने लिखा है कहीं पर, बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। कहाँ पर? बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। इसी विश्वविद्यालय के, कौन से? जो मैंने अभी बताया था, बोर्डियक्स विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर, जो एक प्रोफेसर थे इस विश्वविद्यालय के, उनका नाम था अल्फ्रेड एस्पिनास।
नाम थोड़े अजीब से लगेंगे आपको, जर्मनी नाम है ये। अल्फ्रेड एस्पिनास ने दुर्खीम के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। ये जो इनके वहाँ पर कॉलेज में इन्हें मिले थे, ये भी अध्ययनरत थे वहाँ पर, ये भी पढ़ा रहे थे, तो और ये भी दुर्खीम भी। तो बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में जो अल्फ्रेड एस्पिनास थे, ये इनके विचारों से काफ़ी सहमत थे। इनका नाम था अल्फ्रेड एस्पिनास ने दुर्खीम के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित था समूह, कौन सा? समूह मस्तिष्क का सिद्धांत। ठीक है, समूह मस्तिष्क का मैंने लिखा नहीं है, आप लोग ऐसे ही समझ लें। समूह मस्तिष्क का सिद्धांत मूलतः एस्पिनास की ही खोज है। मतलब जो समूह का सिद्धांत, मस्तिष्क का सिद्धांत बताया है, इसकी पूरी खोज किसने करवाई थी इनके साथ? मूलतः किसकी खोज थी ये? एस्पिनास की खोज थी। ठीक है, बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते हुए ही इन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी द्वारा, जो पेरिस की यूनिवर्सिटी थी, पेरिस यूनिवर्सिटी द्वारा 1893 ईस्वी में, लिख दूं मैं, 1893 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1893 ईस्वी में अपनी अमर कृति, इनकी एक अमर कृति थी, कौन सी? समाज में श्रम विभाजन। लिख दूं क्या? चलिए ठीक है, आप लोग सुन लीजिए। समाज में श्रम विभाजन पर इन्होंने डॉक्टरेट की सम्मानित उपाधि प्राप्ति की। इन्होंने जो पीएचडी की, किस पर की? समाज में श्रम विभाजन। लिख दे रही हूँ मैं, आप लोग भूल जाएंगे। समाज में श्रम विभाजन, इस पर इन्होंने पीएचडी की। इनकी जो कृति है समाज में श्रम विभाजन पर इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और कुछ समय पश्चात ये पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो गई। नियुक्ति इनकी कहाँ पर हुई? प्रोफेसर के पद पर पेरिस यूनिवर्सिटी में इनकी नियुक्ति हो गई और आजीवन यहाँ पर सेवाएं इन्होंने दी। दुर्खीम ने पेरिस में ही आजीवन सेवाएं दी, पेरिस यूनिवर्सिटी में ही ये कार्यरत बराबर रहे। इमाइल दुर्खीम ने कुछ समय तक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कुछ समय तक किया, ज़्यादा नहीं, कुछ समय तक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ये तो इनकी पढ़ाई से संबंधित जहाँ पर कार्य किया, जहाँ पर पैदा हुए, वो था। अब इनकी पारिवारिक व्यक्तिगत जानकारी थोड़ी सी आपको मैं बताती हूँ कि दुर्खीम की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी बहुत कम सामने आई है, ज़्यादा किताबों में नहीं है, बहुत कम सामने हमें देखने को मिलती है। इनकी व्यक्तिगत जानकारी केवल इतनी ही है कि बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में नियुक्ति के पश्चात लुईस डूफेस नामक युवती से इनका विवाह हो गया। ये मैंने नाम लिख दिया है, इनकी पत्नी का नाम था लुईस डूफेस। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? लुईस डूफेस नामक युवती से इनकी शादी हुई और इनके 2 बच्चे थे। इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था आने और लड़की का नाम था मेरी। मैंने शायद कहीं लिखा भी है, लड़के का नाम था आने और लड़की का नाम था मेरी। ठीक है, ये थे इनके 2 बच्चे, आने और मेरी। ये 2 बच्चे थे। इनकी पत्नी का काफ़ी सहयोग इनके साथ रहता था। इनकी पढ़ाई लिखाई में, इनके कार्य में, इनके संपादकीय कार्यों में इनकी पत्नी का विशेष योगदान रहता था। ठीक है, और दुर्खीम का जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा है। जो दुर्खीम है, इमाइल दुर्खीम, इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं बीता, बल्कि कैसा बीता है? एक संघर्षमय जीवन रहा है, क्योंकि वह समाज में न्याय, संगठन एवं उन्नति देखना चाहते थे। समाज में न्याय देखना चाहते थे और उन्नति देखना चाहते थे। उनका सारा जीवन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में ही लग गया। उनका सारा जीवन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में ही लग गया। नागरिकों के अधिकारों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में, सेवा और समाज सुधार करने में इनका सारा जीवन लग गया। ठीक है, दुर्खीम के जीवन के अंतिम वर्ष ज़्यादा दुखदायी रहे। जो दुर्खीम के जीवन के अंतिम वर्ष थे, बहुत ज़्यादा दुख में बीते।
थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो जाती है बोलते बोलते। जब फ्रांस में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसकी ज्वालाओं में घिरा हुआ था। कौन? जब फ्रांस 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की ज्वालाओं में घिरा हुआ था, तो केवल एक आदमी में पढ़ रहे आधे से ज्यादा छात्र मारे गए थे। कहाँ पर जो पढ़ रहे थे? इकोल, एक जगह का नाम है इकोल। इकोल में एक आदमी में पढ़ रहे आधे से ज्यादा छात्र मारे गए, जिसके कारण दुर्खिम का मन बहुत दुखी हो गया। दुर्खिम का मन किसके कारण दुखी हो गया? जो छात्र पढ़ रहे थे वो मारे गए थे, तो दुर्खिम का मन बहुत दुखी हो गया। 1915 में दुर्खिम के एकमात्र जो पुत्र था, जिसका नाम था आने, उसकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र भी गुजर गए, जो कि बल्गेरिया के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। एक अस्पताल था बल्गेरिया के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। दुर्खिम ने इस दुख को अपने तक ही सीमित रखा। दुर्खिम ने इस दुख को, अपने पुत्र की मृत्यु के दुख को अपने तक ही सीमित रखा, किसी को नहीं बताया, ना कि अपने मित्रों को भी अपने दुख के बारे में नहीं बताया, और वह मन ही मन उसके बारे में सोचते रहे। इस घटना के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया, परंतु सदमा इतना गहरा था कि दिसंबर 1916 में वह बीमार हो गए। 1916 में, ये सन याद रखना, सन भी आते हैं एक एक नंबर के। सन अगर आपको याद है तो एक नंबर पूरा मिलेगा। 1916 में वह बीमार हो गए दुर्खिम, और फिर क्या हुआ? और एक वर्ष के अंदर ही 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। 1 साल बीमार रहे और 1917 में इनकी 59 वर्ष की आयु थी इनकी, तभी इनका देहांत हो गया। ये था इनका जीवन परिचय, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। वैसे तो बहुत कुछ है दुर्खिम के बारे में, आज केवल इतना ही। कल इनका मैं आत्महत्या का सिद्धांत लेकर आऊँगी आपके पास, वो बताऊँगी। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट जरूर करा करें, लाइक जरूर करा करें। आज केवल इतना ही। ओके, धन्यवाद।